हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मर्चेंट नेवी हेल्पलाइन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि सबसे पहला बात कि हम स्टार्टिंग में एज ए फ्रेशर किस शिपिंग कंपनी में जाएं और हम कौन सा शिप लें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे शिप हैं। फिशिंग शिप है, कार्गो शिप है, पैसेंजर शिप है, कंटेनर शिप है, केमिकल टैंकर है, गैस टैंकर है, टग बोट है। तो कौन से शिप में हम फ्रेशर में जाएं और हमको कितना जीआरटी पे जाना चाहिए एज ए फ्रेशर में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको पहले बता दूं कि अगर आप मर्चेंट नेवी में एक ही चीज़ काउंट होता है, वो होता है एक्सपीरियंस। मैं बार बार बताता हूँ, एक्सपीरियंस। अगर किसी बंदे के पास टग बोट ही का एक्सपीरियंस है तो वो आने वाले फ्यूचर में कुछ अच्छे शिपिंग कंपनी में कुछ अच्छे पोस्ट पे होंगे। ऐसा नहीं है कि जो टग बोट पे बहुत सारी गलत फैमिली है यार कि टग बोट पे जो सेल मारते हैं उसका किसी बड़ी कंपनी में, किसी बड़ी शिपिंग कंपनी में जॉब नहीं मिलता। भाई ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अभी अगर मैं बता दूं अभी मैं बता दूं, जो भी अभी अगर आप देखोगे, जो भी बड़े बड़े शिपिंग कंपनी में जो कैप्टन होंगे, जो चीफ ऑफिसर होंगे, जो चीफ इंजीनियर होंगे, उनसे जाके कभी पूछना कि भैया आपने इस स्टेज पे आने के लिए किस किस शिप पे सेल किया, तो वो आपको डेफिनेटली टग बोट से ही स्टार्ट करेंगे। क्योंकि भाई टग बोट्स अभी जो चल रहा है, ठीक है, अभी जो शिपिंग लाइन में हो रहा है, तो देखो जो सब बंदे चाहते हैं कि भाई हमको अच्छा शिप मिल जाए, अच्छा हमको 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 का जीआरटी का वैसेस मिल जाए। बड़े शिप पे जाएंगे तो ज़्यादा सैलरी होगा, ये सब नहीं है। ठीक है, एज ए फ्रेशर आप किसी भी शिपिंग कंपनी में जाते हो, ठीक है, कोई सा भी शिप पे जाते हो, चाहे वो पैसेंजर शिप हो या केमिकल टैंकर हो या गैस टैंकर हो या वो कार्गो शिप हो, किसी भी शिपिंग कंपनी में जाते हो एज ए फ्रेशर, तो आपकी सैलरी सेम होती है। यानी कि मैं बात करूँ सैलरी की, तो सैलरी आपको सेम ही मिलता है, चाहे वो बड़ा शिपिंग कंपनी हो, चाहे वो छोटा शिपिंग कंपनी हो, चाहे वो छोटी शिप हो, चाहे वो बड़ी शिप हो, चाहे वो टग बोट हो, आपको फ्रेशर में सैलरी सेम मिलती है। चाहे वो आप डेक साइड से जाए, चाहे वो इंजन साइड से जाए, चाहे वो कुक साइड से जाए, आपको स्टार्टिंग में सैलरी इक्वल मिलती है। और जीआरटी की जहाँ तक बात आती है, तो मैं आपको बता दूं, जब आप अगर आप किसी अच्छे कॉलेज से मरीन का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली कॉलेज जो है वो आपको जॉब प्रोवाइड करा देगी। कॉलेज जॉब प्रोवाइड कराती है तो डेफिनेटली 110% एश्योर है कि वो आपको किसी अच्छे शिपिंग कंपनी में जॉब दिलवाएगी। और वो क्योंकि आप जानते हो मैरीटाइम का फीस जो लगता है, मैरीटाइम के जो भी कोर्सेज हैं उसकी फ़ी बहुत ज़्यादा होगी। हाईली मैं बता दूं, इसका फ़ीस जो है 40 लाख 45 लाख रुपए तक हाईली इसका फ़ीस जाता है। ठीक है, तो हर कोर्स का अलग अलग, हर कॉलेज का अपना अपना फीस होता है। किसी का देखो बीटेक जो है वो 10 लाख में भी हो जाता है, और वही बीटेक मैनेजमेंट का कोर्स 10 लाख में भी गवर्नमेंट कॉलेज से होता है, और वही बीटेक मैनेजमेंट का कोर्स 20 लाख में समुद्र कॉलेज से होता है। तो देखो इतना डिफरेंस क्यों आता है। ठीक है, वही कोर्स करता है तोलानी से, तो वही कोर्स का पड़ जाता है 18 लाख रुपया। तो इतना डिफरेंस इसीलिए आता है कि वो मैटर करता है कंपनी पे, कि शिपिंग कंपनी में जॉब दिलवा रहा है आपको। ठीक है, अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हो, तो बीटेक का कोर्स करते हो, तो आपको जो दिलवाता है वो एचसीआई शिपिंग कंपनी, द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसमें आपको जॉब दिलवाता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ समुद्र का, अगर मैं बात करूँ तोलानी का, तो इन सभी के पास अपना अपना शिपिंग कंपनी है और ये खुद ले लेते हैं अपने बंदे को। तो मेरे हिसाब से इसका फीस कम होना चाहिए, ना कि हाई। लेकिन अभी इसकी इतनी बड़ी रेपुटेटेड, इतनी बड़ी शिपिंग कंपनी, इस अपने रेपुटेड का फ़ायदा उठा के ये इतना फीस लेते हैं। अब मैं बता दूं कुछ कॉलेज के, जैसे कि आईएमआई हो गया, इंटरनेशनल मैरीटाइम एकेडमी हो गया, या इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट हो गया, या आपको एएमईटी हो गया, या आपको तोलानी हो गया, या आपको एंग्लो हो गया। तो और ये सब क्या करती है, ये सब जो है ना बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी को बुलाती है अपने कॉलेज में, ठीक है, जॉब देने के लिए। तो ये सब जो आपसे इतना फीस चार्ज करते हैं, तो ये सब कंपनी को भी देती है। ठीक है, क्योंकि भाई कंपनी आपके कॉलेज में कितना बार आएगी, एक बार आएगी। अगर उसको आप फीस नहीं देते तो फिर दोबारा से आपके फ्रेशर को वो लेगी भी नहीं। ठीक है, इतना चार्ज लेता है। जो डीएनएस करते हैं या बीएससी नॉटिकल साइंस करते हैं, तो डीएनएस का भाई अभी 8-8 लाख, 9-9 लाख, 10-10 लाख रुपये पड़ता है। तो देखो खर्च होता है। मान लो कोई बंदा डीएनएस करता है तो खर्च उसका होता है 5 लाख रुपये ना, तो कॉलेज वाले लेते हैं 10 लाख रुपये। क्यों लेते हैं? वो इंक्लूडिंग करते हैं ऑल फीस में, मतलब फ़ी में। जानते हैं कि अगर मैं बंदे को लेता हूँ 5 लाख रुपये कॉलेज की फ़ी, तो 5 लाख रुपये जब मैं कॉलेज की फ़ी लिया, तो 5 लाख रुपये फिर शिपिंग कंपनी में इसको जॉब करने अलग से देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो 10 लाख का एक ही साथ फ़ी स्ट्रक्चर बनाते हैं कॉलेज का। तो उसके वजह से आपको इसलिए लोन भी मिल जाता है, प्लस आपको जॉब भी मिल जाती है। तो ये एक बेनिफिट मिल जाता है आपको।
तो इतनी ज़्यादा जो आपसे फ़ीस ली जाती है वो इसलिए ली जाती है कि वो बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनी को अपने कॉलेज में बुलाए कि हाँ भैया कॉलेज का भी वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा कि भाई इस कॉलेज में इतनी बड़ी शिपिंग कंपनी आ रही है तो ये कॉलेज अच्छा होगा, ये कॉलेज ऐसा होगा, ये कॉलेज वैसा होगा। तो वो कॉलेज की रेपुटेशन, कॉलेज की प्लेसमेंट रिकॉर्ड ही अच्छी होगी तभी तो कॉलेज अच्छी होगी। तो ये कॉलेज, हर कॉलेज लगा रहता है कि भाई मेरे कॉलेज में सबसे बड़ी शिपिंग कंपनी है, कि मेरे कॉलेज में अच्छी शिपिंग कंपनी है। तो हर कॉलेज आपस में एक रेस लगा हुआ है कि भाई मेरे में एंग्लो आए, मेरे में मार्क्स लाइन आए, मेरे में MSc आए, मेरे में द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आए। ये सब कंपनी हमारे कॉलेज में आके जॉब प्लेसमेंट दे, तो इसके लिए वो खर्च करते हैं, हाईली स्पेंड देते हैं, ठीक है। वो कंपनी को देते हैं पैसा, वो कंपनी पे खर्च करते हैं पैसा। वो उसका एक डीलिंग होता है, उसका एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई कंपनी को इतना लाख रुपये देते हैं या इतना डॉलर देते हैं तो उस कंपनी आती है आपको सीफेयर को जॉब देती है। तो ये एक सब एक बिजनेस हो गया है, ठीक है। आजकल हर चीज़ को बिजनेस में जोड़ दिया गया है। अब मैं बता दूं आपको GRT वाली बात। तो भैया स्टार्टिंग में आप अगर जितना भी GRT से सेल मारते हो, जितने भी GRT पे सेल मारते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे हिसाब से, ठीक है। फ़र्क ये पड़ता है कि कम से कम अगर आप 500 GRT के नीचे सेल मारा है तो उसका एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। मर्चेंट नेवी में एक ही चीज़ मैटर करता है, वो होता है एक्सपीरियंस। मैं बार बार बता दूं, मर्चेंट नेवी में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो एक्सपीरियंस। चाहे वो आप टग बोट पे मारे हो, चाहे वो आप गैस टैंकर पे मारे हो, चाहे वो केमिकल टैंकर पे मारे हो, किसी भी शिप पे मारे हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है तो आपको डेफिनेटली कंपनी लेगी ही, ठीक है। अब कोई बोलते हैं भैया हमको 10,000 GRT पे जाना है, कोई बोलते हैं भाई हमको 20,000 GRT पे जाना। भाई एज ए फ्रेशर में बता दिया मैं आपको बार बार, एज ए फ्रेशर में अगर आप जाते हो आपकी सैलरी सेम होगी, या किसी भी साइड से अगर फ्रेशर में जाते हो आपकी सैलरी सेम होगी। सैलरी डिफरेंस तब आता है जब आपका रैंक बनता है। मान लो कोई 4th इंजीनियर है या 3rd ऑफिसर है या कैप्टन है या चीफ इंजीनियर है, जब आपके पास एक रैंक आया था, जब आपकी शिप की एक जिम्मेदारी आ जाती है आप पे, जब आपका एक रैंक बन जाता है, तब आपका सैलरी ऊपर नीचे कंपनी वाइज हिसाब हो सकता है वो। और तब वहाँ पे मैटर करता है GRT, यानी कि GRT वेसल्स वहाँ पे मैटर करता है कि आप कितने बड़े GRT पे सेल मारो और कितने छोटे से GRT पे वेसल्स पे सेल मारोगे। तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत सैलरी ऊपर नीचे होती है, ठीक है। $200 या $2,000 थोड़ी बहुत सैलरी ऊपर नीचे होती है। लेकिन एज अ फ्रेशर की बात कीजिए, फर्स्ट टाइम जाते हो, सेकेंड टाइम जाते हो शिप पे, तो जूनियर लेवल पे जाते हो, फिर उसके OS ऑर्डिनरी सीमन पे जाते हो, तो उस टाइम तक आपकी सैलरी लगभग हर शिपिंग कंपनी में सेम ही होती है, ठीक है। और बात की जाए अगर सेकंड क्वेश्चन था कि बात की जाए अगर भाई हमको स्टार्टिंग में कौन सा शिप बेस्ट होगा, टैंकर बेस्ट होगा या केमिकल टैंकर या गैस टैंकर या कार्गो कंटेनर या टग बोट या फिशिंग वाला शिप या पैसेंजर शिप या कंटेनर शिप। तो भैया स्टार्टिंग में अगर आपको कॉलेज जो भी शिप पे चढ़ा रहा है, ठीक है, जो भी शिप पे चढ़ा रहा है तो वो शिप ले लो, ठीक है। जितना भी GRT करे वो फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसा भी शिप हो, पुराना हो या शिप नया हो, या शिप पे वाईफाई हो या शिप पे वाईफाई नहीं हो, भैया हम लोग को भी एक टाइम में ऐसे शिप पे सेल करना पड़ा था कि भाई वो शिप नाम का था शिप, नया इंटरनेट ना वाईफाई, भाई पागल हो गया था। तो भाई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा भैया, स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आप अच्छे बड़े शिपिंग कंपनी में जॉब करोगे, ठीक है। मतलब हम लोग को भी यार बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था। ऐसी एक शिप मिल गई थी 2015 में कि यार मत पूछो, छोटा हटाओ क्या बताऊँ उसके बारे में। तो मैं बता दूँ आपको कि जो भी स्टार्टिंग में आपको जैसा भी शिप मिले, ठीक है, टैंकर मिले या कार्गो मिले, जो भी शिप मिले स्टार्टिंग में ले लो। जो भी आपको कॉलेज में आपको प्रोवाइड कराता है तो ले लो। आपको जो भी शिप, मैं बता दिया बार बार कि भाई GRT इसमें मैटर नहीं करता। आपको अगर अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहेगा, हाँ कोशिश करो कि RPSL कंपनी में कुछ जॉब मिले। अगर एजेंट के थ्रू जा रहे हो या किसी अदर के थ्रू जा रहे हो तो कोशिश करो, रेफरेंस के थ्रू जा रहे हो या एजेंट के थ्रू जा रहे हो, किसी अरे गरे कॉलेज से अगर आपने कोर्स कर लिया है या अगर कोई आपका रेफरेंस है तो सोचे हो करने का, तो एक ही सोच लो कि भाई RPSL कंपनी में जाओ। मेरे हिसाब से RPSL कंपनी अच्छा होगा, क्योंकि RPSL कंपनी में अगर आप सेकेंड टाइम जाते हो, ठीक है, 8 महीने का 9 महीने का फर्स्ट बार सेल मारा, उसके सेकेंड टाइम जाते हो तो उस टाइम पैसा नहीं लगता है। पैसा लगता है बहुत कम लगता है, 10 से 15 रुपये लगता है, वो इलीगल लेता है, ठीक है। लीगली तो नहीं लेना है, लेकिन आपको फ्लाइट वगैरह का टिकट का खा जाता है पैसा वो लोग, और वो आपसे इतना पैसा लेके खा जाता है। मतलब हर कुछ अरेंजमेंट तो आपको कंपनी करता है, लेकिन आपके फ्लाइट का टिकट का पैसा वो लोग जो कंपनी में बैठे रहते हैं एजेंट सब, वो पैसा आपके खा जाते हैं। 10 से 15 हज़ार रुपये 20 हज़ार रुपये वो आपको ले लेते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन हाँ RPSL कंपनी में कोशिश करो
फर्स्ट टाइम अगर भाई आप किसी भी शिपिंग कंपनी में जॉब कर ली हो तो बोलते हैं ना लोग बहुत फ्लूड है, फ्लूड मेरे हिसाब से फ्लूड नहीं है, ठीक है। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप किसी भी शिप पे काम कर चुके हो, या चाहे वो टग बोट ही क्यों नहीं हो, आप सीधे जाओ आरपीएसएल शिपिंग कंपनी में। फ्राइडे को इसका इंटरव्यू होता है आरपीएसएल शिपिंग कंपनी में, ठीक है। मुंबई में भी है और दिल्ली में भी है इसका ऑफिस। तो जाओ और फ्राइडे को जाओ, ठीक है। फ्राइडे को इसका इंटरव्यू होता है, फॉर्म फिलअप कर देना और इंटरव्यू देना। एक बंदा था, ठीक है, उसने 2 साल वेट मतलब पहला बार आया सेल करके, उसका वो 2 साल किसी फैमिली प्रॉब्लम की वजह से रुक गया। उसके बाद उसको आरपीएसएल कंपनी में गया और जाते ही इंटरव्यू उसने क्वालिफाई कर दिया। इंटरव्यू में बस कुछ भी आपसे पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी नहीं पूछा जाता, मतलब जो भी आप कोर्स किए हो, डीएनएस करके जा रहे हैं या बीटेक जा रहे हैं, मतलब पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे उसमें, ठीक है। आपसे एक्सपीरियंस से पूछे जाएंगे, भाई आपके एक्सपीरियंस कैसा रहा, फर्स्ट बार आपने ज्वाइनिंग किया तो कैसा लगा, आपके शिप पे कैसे कैसे बंदे थे, बस उस सब के बारे में थोड़े बहुत, मतलब जो भी मॉक टेस्ट समझ लो, बस उस जनरली क्वेश्चन से पूछते हैं। तो बस बेसिकली ये सब पूछेंगे आपसे। उस बंदे को लग गया, उस बंदे को तगड़ा टैंकर शिप मिल गया भाई, तो बहुत ही अच्छा जीआरटी मिल गया, 17,000 जीआरटी उसको मिल गया स्टार्टिंग में, सेकंड टाइम में। तो भाई लक भी डिपेंड करता है मर्चेंट नेवी, लक बहुत बड़ा फैक्टर है मर्चेंट नेवी लाइन में, ठीक है। और जिसको अगर मान लो नहीं मिलती है, ऐसे मैं सेकंड की बात की हूँ, अगर वो फर्स्ट टाइम किसी कंपनी में सेल मार ले, अगर सेकंड टाइम उसको नहीं लगती है, तो आप देखो मैं बता दूँ, हाँ एजेंट जो है वो आपसे पैसा लेते हैं शिप पे, ठीक है। अगर उसको बोलते हो भैया बढ़िया शिप दिलवाओ, बढ़िया जीआरटी का दिलवाओ, तो इतना पैसा लेगा, 3 से 4 लाख रुपये लेगा। या टग बोट पर दिलवाता है तो वो आपसे 1 लाख रुपये लेगा, 1.5 लाख रुपये लेगा, तो उसका अलग अलग चार्ज होता है एजेंट का। मैं आपको अप्रॉक्स बता दें कितना वो लोग चार्ज लेते हैं। तो भैया ऐसा नहीं है कि अगर आपने टग बोट पे सेल मारा तो किसी बड़ी शिपिंग कंपनी में जॉब नहीं करोगे। अगर अभी देखोगे ना, जितने भी बड़े बड़े शिपफेयर हैं, जितने भी बड़े बड़े अच्छे रैंक पे बैठे हैं, जो भी कैप्टन है, चीफ इंजीनियर है, उससे जाके कभी पूछोगे, अगर उससे किसी मिलने का मौका मिला होगा, पूछना उससे कि भैया आपने स्टार्टिंग में कितना कौन कौन से शिप पे सेल मारा, तो वो आपको बताएंगे। तो मेरे एक फैमिली में एक मेम्बर था, तो वो गए थे मर्चेंट नेवी में, तो उसने मतलब पूरा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसका प्रमोशन होने वाला था, वो कैप्टन। तो उसका जैसे ही प्रमोशन होने वाला था, बस उसका अटक गया प्रमोशन, उसका प्रमोशन नहीं हो पाया। और उसको बोला कि भाई आप जाओ टग बोट पे सेल मार के आओ। तो उसने पूछा भाई क्यों, तो बोला कि आपके पास टग बोट का एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर आपको मैं कैप्टन कैसे बनाता। भाई तो ऐसा होता है। तो टग बोट का आपको वहाँ पे इंपॉर्टेंट पता चला कि भाई अच्छा इसने सेल नहीं मारा टग बोट पे, तो आज ये हुआ। फिर उसने गया, फिर उसने 6 मंथ का, फिर इसने टग बोट पे एक्सपीरियंस लिया, 6 महीने का सेल, 6 महीने का सेल किया उसने टग बोट पे। उसके बाद फिर किसी शिपिंग कंपनी में, दूसरे शिपिंग कंपनी में गया, तब उसने कैप्टन के रैंक पे फिर दूसरे शिपिंग कंपनी में गया। तो ये होता है टग बोट। ऐसा नहीं कि भाई टग बोट को बोलते हैं कि भाई सैलरी कम मिलती है। हाँ, आपको प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में, जो भी शिपिंग कंपनी में जाओगे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जाओ स्टार्टिंग में जाओ टग बोट में, जो भी शिप मिलता है, जो भी जैसा भी शिप मिलता है भाई ले लो, ठीक है। मतलब घर पे बैठने से बेस्ट है कि जो भी शिप मिलता है स्टार्टिंग में, जो भी अच्छा खासा मिल रहा है, जो भी मिल रहा है उठा लो, ठीक है। जो भी मिल रहा है चले जाओ। मतलब ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग में 1 साल सेल किया या 2 साल सेल किया, उसके बाद फिर रुक गया। स्टार्टिंग में मेरा कहना है कि कम से कम 3 साल लगातार सेल मारो, ठीक है। आओ 2-3 महीने घर पे रहो, फिर जाओ, फिर सेल मारो। और सेकेंड टाइम जो भी जाओ आरपीएसएल, अगर फर्स्ट टाइम किसी शिपिंग कंपनी से अगर आते हो, अगर आपको जो भी कॉलेज अच्छा प्रेफर कर शिपिंग कंपनी में जाते हो, तो सेकेंड टाइम जाओ आरपीएसएल कंपनी में जाओ। और मैं बता दिया फ्राइडे को लगता है, तो डेफिनेटली वो आपको ले लेंगे। और ज़्यादा दिन टाइम नहीं लगता, 1 से 2 महीने लगता है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाता है। तो बैठा नहीं मर्चेंट नेवी में जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि वह 2 से 3 साल 4 साल काम किया उसके बाद फिर रुक गए, ऐसे मतलब रहे हुए। वैसे तो आपकी मर्जी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप एक्टिव रहते हो तो कंपनी भी आपकी तरफ एक्टिव रहती है। और अच्छी कंपनी से मेल आती है भाई जॉब करने के लिए। अच्छी कंपनी में जाओगे तो पसंद आएगा। जिस भी कंपनी में पसंद है उस कंपनी में जाओ, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको ये चॉइस करना, जो भी मिल रहा है स्टार्टिंग में ले लो, ठीक है। फिर बाद में अगर आपका अच्छा खासा रैंक बन जाता है, अच्छा खासा सैलरी मिलने लगता है, फिर आप पे डिपेंड है, ठीक है। फिर आपको जिस शिप पे वर्क करने का, जितना जीआरटी पे करने का फिर करो। फिर आप फिर कंपनी को बोल सकते हो भाई मेरे को इस शिप पे वर्क करने का, ऐसे करने का, वैसे करना, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस रहेगा। जानती है कि एक्सपीरियंस है, मैं नहीं लूँगा तो कोई और कंपनी उसको ले ही लेगी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो भी जाओ, जैसा भी जीआरटी मिले, जितना भी जीआरटी मिले, लेकिन मैं एक बार बता रहा हूँ कि कम से कम 500 जीआरटी से ऊपर है करना। 500 जीआरटी के नीचे करते हो तो तुम्हारा एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा। और मर्चेंट नेवी लाइन में एक ही बताता हूँ कि बार मैं बता रहा हूँ कि मर्चेंट नेवी लाइन में एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट रखता है, वो है एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई भी मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू गाइज, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे।